आज की क्लास में हम कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को डिमिस्टिफाई करेंगे, इजी बनाएंगे आपके लिए। और ये वो टर्म्स हैं, ये वो शब्द हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो सबसे पहला टर्म अपने आप में क्या है? एनवायरनमेंट, पर्यावरण। सब्जेक्ट का नाम है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अब ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है और पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी। अब इसको समझते हैं। सबसे पहला टर्म हमारा क्या है यहाँ पर? एनवायरनमेंट, पर्यावरण। आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये एक अच्छी डेफिनेशन बताया आपने। आइए इसको और समझते हैं। पहले इस शब्द का जेनेसिस, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो देखते हैं। एक फ्रेंच वर्ड एनवायरोनिया, इससे ये वर्ड आया है एनवायरनमेंट। ठीक, और इस फ्रेंच वर्ड का जो मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग उसका मतलब होता है टू सराउंड। सराउंड समझते हैं? हाँ, घेर लेना हर तरफ से। ठीक है, एक परिवेश में ले लेना, घेर लेना, सराउंड करना। तो एनवायरनमेंट, इस शब्द का मतलब होता है, एनवायरनिया का मतलब टू सराउंड, मतलब आवर सराउंडिंग्स। तो जो भी हमारे आसपास है, जो हमें सराउंड कर रहा है, चाहे यहाँ पर ये क्लास की वॉल्स हों, ठीक है, चाहे जहाँ ज़मीन पे आप खड़े हैं, आसपास जो भी दिखता है वो आपकी सब सराउंडिंग्स हैं, आपको सराउंड कर रही हैं, घेर रही हैं हर तरफ से। यही आपका एनवायरनमेंट है। अब इसी सराउंडिंग्स में कौन लोग रहते हैं? हम और आप और बाकी के जीव जंतु, सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में परस्पर क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब जैसे हम और आप यहाँ पर हैं, होमो सेपियंस की स्पीशीज़, और कोई स्पीशीज़ तो नहीं प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, फिलहाल तो यही। हाँ, तो इस क्लास में एक प्रजाति बैठी है, एक स्पीशीज़ है ह्यूमन बींग्स की, होमो सेपियंस की। हो सकता है यहाँ पे आसपास कुछ कोने अतरे में एक आध लिजर्ड पड़ी हो, एक आध कॉकरोच हो किसी की पैर के नीचे, एक आध मॉस्किटो हो। ठीक है, तो अब ये अलग अलग स्पीशीज़ की चीज़ें यहाँ पर आ गई। हम लोग जो यहाँ पर इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन, किसकी? एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की। तो यहाँ पे एक पॉपुलेशन बैठी है होमो सेपियंस की। अब अगर यहाँ पे हमारे अलावा कुछ और प्रजातियाँ भी बैठ जाएँ, कुछ एक आध डॉग्स आ जाएँ, कैट आ जाएँ, लिजर्ड्स आ जाएँ, स्नेक्स आ जाएँ, फ्रॉक्स आ जाएँ, अब वो यहीं आपके आसपास रहना शुरू कर दें, बैठना शुरू कर दें, तो अब हम कहेंगे एक कम्युनिटी बन गया है, एक समुदाय बन गया है। और यहाँ पे मोर देन वन स्पीशीज़, एक से ज़्यादा प्रजाति एक साथ रह रहे हैं। अब ये प्रजाति जब रहेंगे एक साथ तो बस देखेंगे तो है नहीं एक दूसरे को, अब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब इंटरेक्ट का मतलब यहाँ बातचीत करना नहीं होगा, आपस में कुछ अंतः क्रियाएँ होंगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, कोई किसी को खाएगा, कोई किसी का खाना होगा। ठीक है ना? अब लेट्स से एक आप घास में बैठे हैं, आप गार्डन में अपना लुत्फ़ उठा रहे हैं, आपने देखा कि घास पे एक ग्रास हॉपर बैठा है। तो ग्रास एक प्लांट हो गया एक तरह से, अभी बात करते हैं आगे। और जो ग्रास हॉपर है वो क्या हो गया? एक कंज्यूमर है, वो खाएगा उसे। ठीक, अभी बात करते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्या होता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि दो अलग स्पीशीज़ है, एक प्लांट स्पीशीज़ है ग्रास, और एक इंसेक्ट है, प्रजाति है। अब आपस में वो जब भी आएंगे आमने सामने, तो उनका जो इंटरेक्शन होगा, जो परस्पर क्रियाएं होंगी, वो क्या होंगी? वो डिपेंड करता है कि उनका फूड चेन में, फूड चेन एक वर्ड सुना होगा कभी आपने बचपन में, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। तो फूड चेन में कौन किसके ऊपर आता है? जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को कंज्यूम करेगा, खाएगा। तो ग्रास हॉपर ग्रास के ऊपर है, तो ऑब्वियस ही बात है जब भी ग्रास हॉपर के सामने ग्रास आएगा तो ग्रास जो है वो उसका भोजन है, उसको खाएगा। तो ये जो इंटरेक्शन हुआ एक दूसरे को खाना, मतलब जो यहाँ पे इसको खा रहा है, ये आपस में क्या है? एक इंटरेक्शन है। इसको हम परस्पर या अंतःक्रिया भी कहते हैं। अब इसी ग्रास हॉपर के बगल में आपको एक फ्रॉग दिख जाए, मेंढक, तो अब फ्रॉग और ग्रास हॉपर में ऊपर कौन आएगा फूड चेन में? जो उससे बड़ा है खाने के लिए, फ्रॉग आएगा। तो अब फ्रॉग इंटरेक्ट करेगा किससे? वो घास खाने पसंद नहीं करेगा, उसको उसका फूड वो नहीं है, उसका फूड सामने बैठा है ग्रास हॉपर, तो जब भी वो सामने आएगा तो वो उससे इंटरेक्ट करेगा। और इसके साथ साथ खाने के अलावा इन लोग को एबायोटिक चीज़ें भी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि सर एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें होती हैं। बायोटिक मतलब जैविक, जीवित चीज़ें। जैसे हम लोग जो हैं जीवित हैं, बायोटिक हैं। अब हवा जो हमारे आसपास है, बाहर सनलाइट जो आज नहीं दिख पा रही उतने अच्छे से, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, पानी, गैसेस, ऑक्सीजन, CO2,
ये सारी जो चीज़ें आपके पास हैं ये सब भौतिक चीज़ें हैं, एबायोटिक हैं, इनके अंदर हाँ लाइफ नहीं है इनके अंदर, ठीक है, निर्जीव हैं। तो हम इनसे भी तो इंटरेक्ट करते हैं भाई। सुबह आप उठते हैं, पानी पीते हैं, दिन भर आपकी सांसें चल रही हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको लैंड चाहिए रहने के लिए, शेल्टर के लिए चाहिए। तो आसपास जो एक ग्रास हॉपर भी था वो बायोटिक चीज़ों पे भी डिपेंडेंट है, वो एबायोटिक पे भी डिपेंडेंट है। बायोटिक मतलब जिसके अंदर जान है, मतलब वो किसको खाएगा बेसिकली, एक प्लांट को, और खुद उसको और क्या चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, शेल्टर, हो सकता है पेड़ पे रहे, घास पे रहे, कहीं और रहे, पत्थर पे रहे। तो वो सब क्या चीज़ें हैं आसपास की, एबायोटिक चीज़ें हैं। मतलब बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें एक साथ रह के आपस में इंटरेक्ट करती हैं। बायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बायोटिक एबायोटिक से भी इंटरेक्ट करता है, ठीक। यही इंटरेक्शंस जब होना शुरू हो जाते हैं फुल फ्लैश किसी जगह पे, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आपके आपस की सराउंडिंग्स जहाँ पे अलग अलग जीव जंतु रहते हैं और आपस में एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अब इन्वायरमेंट के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, एबायोटिक मतलब जो चीज़ें फिजिकल हैं, भौतिक हैं, ठीक है, जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, और बायोटिक मतलब जो जैविक हैं, लिविंग है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे जीव जंतु डिपेंडेंट हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे, अपने जीवन जीने के लिए, ठीक है। जो भी ये रिक्वायरमेंट्स हैं ये इनकी ज़रूरत है, हमारी आपकी ज़रूरत है जीवित रहने के लिए। जैसे हमें खाना चाहिए, ऊर्जा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, रहने के लिए एक शेल्टर चाहिए, एक आश्रय चाहिए। ये सब आपको कौन देता है, आपका इन्वायरमेंट, आपका पर्यावरण देता है। ये सारी चीज़ें आपको अपने इन्वायरमेंट में मिल जाती हैं। मतलब इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है हमारे लिए, एक आपने वर्ड सुना होगा वेंटिलेटर, सुना है कभी, ये कोविड के समय काफ़ी सुना होगा आपने, ठीक है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन में सुना होगा उसको, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। जब आपके बॉडी के ऑर्गन्स आपको सही से जीने में हेल्प ना कर पाएँ या मैल फंक्शन करना शुरू कर दें या माइंड के कंट्रोल में ना रह पाएँ, तो फिर आर्टिफिशियली कुछ अलग मैकेनिज़्म से आपको जीवित रखने की कोशिश की जाती है और आपके उन ऑर्गन्स को वर्क कराया जाता है। ऐसी मशीन को हम कहते हैं एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट भी क्या है, हमारा नेचुरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि इन्वायरमेंट, जैसे अभी हम और आप बैठे, हमें जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है वो कौन दे रहा है, इन्वायरमेंट दे रहा है। तो इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अस द एयर फॉर ब्रीदिंग, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फूड फॉर ईटिंग एंड लैंड फॉर अ लिविंग, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हमको मिल रही रहने के लिए, पीने का पानी मिल रहा है, सांस लेने के लिए हवा या आप ऑक्सीजन की बात करें वो मिल रहा है, खाना मिल रहा है। खाना किससे मिलेगा, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं हमारा, ठीक। और रहने के लिए हमें ज़मीन मिल रही है। ये सब हमें कौन देता है, हमारा पर्यावरण देता है, एनवायरनमेंट देता है। तो पर्यावरण बेसिकली हमारे लिए क्या है, एक ये जीवन समर्थन प्रणाली है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक। तो अब इन्वायरमेंट आप समझ गए बेसिकली क्या होता है। जो भी आपको आसपास चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो जीवित हों, भौतिक हों, बायोटिक हों, एबायोटिक हों, आपको लाइफ सपोर्ट करती हैं, जीने में हेल्प करती हैं, वो आपका क्या है, इन्वायरमेंट है, ठीक। अब एक टर्म आपके सामने और आ रहा है, बायोस्फीयर, जीव मंडल कहते हैं इसको। आपने एक वर्ड सुना होगा एटमॉस्फेयर, सुना है, हाइड्रोस्फीयर सुना है, लिथोस्फीयर सुना है, ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है, बनता है आपका बायोस्फीयर। बायो मतलब लाइफ, स्फीयर मतलब एक एरिया, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे, जहाँ पे जीवन हो, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, जीव मंडल, ठीक। तो जीव मंडल वो जगह है जहाँ पर जीवन हो सकता है, ठीक। और जीव मंडल जो है वो स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर मतलब लैंड, और जल मंडल मतलब पानी, और वायुमंडल मतलब
एटमॉस्फेयर हवा से मिलकर बनता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, इधर पानी है, एयर है, लैंड है, इन तीनों से मिलकर बना आपका बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ है, ठीक है, जीवन है। तो अब एक बात आपको समझ में आएगी कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है। एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जहाँ लाइफ है, जहाँ जीवन है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। एनवायरनमेंट हर जगह है, डीपेस्ट ओशियन में है, मैरियाना ट्रंच में भी है, हिमालय की टिप पे भी है, हाई एल्टीट्यूड पे भी है, पर हर जगह लाइफ नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ रहने के अनुकूल सिचुएशन ना हो, होस्टाइल कंडीशंस हो वहाँ पर। हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो या एकदम मैग्मा हो। तो वोल्केनो के अंदर भी तो इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, और मैरियाना ट्रेंच में भी इन्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स इस तरह से नहीं कि लोग वहाँ पे रह पाएँ, जीव जंतु वहाँ पनप पाएँ। कुछ बहुत हाइट पे, हिमालय की हाइट पे भी कई बार कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंगस पाए जाते हैं, लेकिन वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, चयापचय नहीं कर पाते, डिवीज़न नहीं हो पाता, उनका ग्रो नहीं कर पाते। आप लाइफ किसको कहते हो, जीवन किस चीज़ से आप समझते हो, इंडिकेटर क्या होगा लाइफ का आपके लिए? मैं कहूँ कि ये चीज़ लिविंग है तो कैसे मानोगे लिविंग है? ग्रो करे, मल्टीप्लाई करे, आसान शब्दों में तो यही है ना, ग्रो करे और मल्टीप्लाई करे। हाँ, बढ़े, ग्रो करे और मल्टीप्लाई करे। अगर नहीं कर पाता है तो उसको आप इनएक्टिव मानते हो एक तरह से। तो ग्रो करने और मल्टीप्लाई करने के लिए एनर्जी चाहिए, हैबिटेट चाहिए, आगे इसके बारे में बात करेंगे, मतलब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए। और जहाँ जहाँ इन्वायरमेंट के जिस जिस हिस्से में ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, टेम्परेचर सूटेबल होगा, वहाँ पे लाइफ पनपेगी, वरना वहाँ पे लाइफ नहीं रह सकती। तो बायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा है, मीन्स बायोस्फीयर इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का लाइफ सपोर्टिंग हिस्सा है। अर्थ बहुत बड़ा है, कोर में तो कोई नहीं रह पाएगा, पहुँच ही नहीं पाते फिलहाल तो। तो ऐसे एरियाज अर्थ के जहाँ पे लाइफ हो सकते हैं और लाइफ वहाँ पे रह सकती है, इसको हम कहते हैं जीव मंडल या बायोस्फीयर। और ये इन तीनों से मिलकर बनता है, लैंड, पानी और हवा। ठीक, मतलब बायोस्फीयर एक ऐसी जगह, एक ऐसा मंडल है जिसमें सारे जीवित प्राणी या जीव जंतु आ सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, इनको इंक्लूड करता है बायोस्फीयर। अब जब जीव जंतु हैं तो कल को मरेंगे भी, उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर, उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वो सब भी इसमें रहेंगे। बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल। आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल समझते होंगे, ठीक, एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ और एकदम मतलब ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ठीक। एकदम नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं। एनवायरनमेंट तो है वो भी एक, लेकिन एक होस्टाइल एनवायरनमेंट है, प्रतिकूल वहाँ पर जो है कंडीशंस हैं, ठीक। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ऑल्सो बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट द हाइएस्ट माउंटेन्स एंड द डीपेस्ट ओशन। जैसे मैंने कहा कि मान लो हिमालय की चोटी है, अब आप कहो सर लेकिन लोग तो जाके वहाँ पे फ्लैग अपना गाड़ के आ जाते हैं। एक बात बताओ, क्या वो वहाँ पे अपना जीवन बिता सकते हैं? कुछ मिनट्स के लिए वहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना, बताना कि मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे 5-6 दिन काटना, एक आध महीना काटना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वहाँ पे ग्रो मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टाइल कंडीशंस हैं, सब कुछ प्रतिकूल है, अनुकूल कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडा है, खाने के लिए खाना नहीं है, एयर डेंसिटी बहुत लो है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। मतलब ये जो हिस्सा है एनवायरनमेंट का, इट डज़ नॉट सपोर्ट लाइफ। तो अगर हमें पहचानना है कौन सा हिस्सा बायोस्फीयर है, तो वहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पे लाइफ है या यहाँ लाइफ हो सकती है इन एनी फॉर्म। अगर लाइफ है मीन्स लाइफ इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोस्फीयर। मुख्य विशेषता जीवमंडल की क्या है कि उसके अंदर जीवन होगा। अगर जीवन नहीं है तो वो जीवमंडल नहीं है, लाइफ नहीं है तो बायोस्फीयर नहीं है। बायो का मतलब ही क्या होता है? लिविंग, ठीक। कई बार जैसे मैंने बताया कि 8000 मीटर्स की हाइट के भी ऊपर, जहाँ जो हिमालय की हाइट है लगभग, कई बार कुछ छोटे छोटे फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन कई बार ये लोग जो पाए जाते हैं दे आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, मतलब ये ग्रो नहीं कर पाते, बढ़ नहीं पाते,
चयापचय इनका नहीं हो पाता, सेल डिवीजन नहीं हो पाता, लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये डॉर्मेंट लाइफ है, इनएक्टिव हैं ये लोग, ठीक है, ग्रो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो बायोस्फीयर जीव मंडल वो हिस्सा है पृथ्वी का जहाँ पर जीवन है। एक टर्म आपको समझ में ये आ गया, अभी आपने दो टर्म समझ लिए, एनवायरनमेंट पहला टर्म था, पर्यावरण दूसरा, बायोस्फीयर जीव मंडल। अब एक नेक्स्ट वर्ड हैबिटेट। कुछ इंपॉर्टेंट पहले की टर्म समझेंगे और उसके बाद फिर हम फुल फ्लेज एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। ये शब्द बार बार कई जगह आएंगे, एक बार इनको समझ जाएंगे तो इनके आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मतलब है, कोरिलेट करना समझ जाओगे। ये वर्ड सुना कभी आपने पहले, हैबिटेट, पर्यावास, निवास स्थान। आदित्य तुम्हारा घर कहाँ पे है? हरदोई। तो हरदोई में जहाँ आदित्य पाए जाते हैं, मतलब जो उनका घर है, मतलब जो लिटरली जो इनका एड्रेस है वही इनका हैबिटेट है। क्या समझे से आप? जहाँ कोई जीव जंतु पाया जाता है आम तौर पे वहीं रहता है, वो उसका निवास स्थान है, उसका एड्रेस है, पिन कोड है, वही उसका हैबिटेट है, पर्यावास है, निवास स्थान है उसका, ठीक है। अब हो सकता है तुम यहाँ भी पाए जाते हो, क्यों? क्योंकि जो कंडीशंस वहाँ है लाइफ सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे लिए, वही कंडीशंस यहाँ है, ठीक, तभी तुम यहाँ ही पाए जाते हो। अब मैं तुमको पानी के अंदर डाल के देखूँ, कहूँ तुम यहाँ पाए जाओगे, नहीं पाए, तुम्हारे पास गिल्स नहीं है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम तुमको वहाँ नहीं मिलेगा। अब हैबिटेट्स जब कॉमन हो जाए तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, बायोम कहते हैं, कि वर्ड सुना होगा बायोम, अभी समझेंगे उसके बारे में। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक हैबिटेट की। तो हैबिटेट बेसिकली क्या है? हाँ, इन्वायरमेंट है आसपास का, फिजिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे एक कोई जीव जंतु रहता हो, ठीक। जैसे वर्षा वन के बारे में सुना होगा आपने, रेन फॉरेस्ट, ठीक। तो रेन फॉरेस्ट में कई सारे जीव जंतु रहते हैं। सवानास, ग्रासलैंड सुना होगा आपने, रेगिस्तान, डेजर्ट सुना होगा, वेटलैंड सुना होगा आपने, ठीक। ये सारे जो एरियाज़ हैं ये सब क्या हैं? हैबिटेट्स हैं, पर्यावास है, निवास स्थान है। यहाँ अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग कंडीशंस वहाँ होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस इनके अकॉर्डिंग वहाँ होती है। तो बेसिकली हैबिटेट आसान शब्दों में क्या है? एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ वो पाया जाता है, ठीक। कई सारे हैबिटेट से मिलकर बनता है इन्वायरमेंट, ठीक। और ये हैबिटेट्स किस में होंगे? बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर से बाहर होंगे। मतलब अभी तक जो आपने टर्म समझा है उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये है अर्थ, ठीक। अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे मान लीजिए लाइफ है, तो वो क्या बन गया? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कई अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पे अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट्स कहते हैं। पर्यावास, निवास स्थान, ये हो गया आपका हैबिटेट। तो कई सारे हैबिटेट से मिलके बनता है एनवायरनमेंट। अब एक चीज़ और, जैसे मैंने पूछा कि आदित्य तुम कहाँ रहते हो, तो आदित्य ने कहा मैं हरदोई में रहता हूँ। तो क्या अकेले अपने घर में आदित्य तुम अकेले रहते हो, या कुछ और लोग भी रहते हैं? कुछ और लोग भी पाए जाते हैं। मतलब हैबिटेट्स कैन बी शेयर्ड, जैसे आप ओला उबर शेयर कर लेते हैं, रूम शेयर कर लेते हैं पीजी वगैरह में, हॉस्टल में, तो हैबिटेट भी तो शेयर होता है। एक हैबिटेट में एक जीव जंतु नहीं रहेगा, कई जीव जंतु एक साथ मिलकर एक हैबिटेट में रह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि रेन फॉरेस्ट है, या मैंने कहा कि एक डेजर्ट है, क्या वहाँ एक ही जानवर पाया जाता है? नहीं, वहाँ पे कई सारे फ्लोरा फोना वर्ड सुना है कभी पहले? फ्लोरा मतलब क्या हो गया? प्लांट्स, वनस्पति, ठीक है, पेड़ पौधे, और फोना मतलब जंतु हो गए, जानवर हो गए। तो कई सारे फ्लोरा फोना रहेंगे। अगर मैं डेजर्ट की बात करता हूँ तो वहाँ पे से कैमल मिलेगा तुमको? नहीं। कई सारे रेप्टाइल्स मिलेंगे, कैमल्स मिलेंगे, रैट मिलेगा, कैक्टस मिलेगा। मैं बात करूँ रेन फॉरेस्ट की, पेड़ पौधे तो वहाँ पे हैं ही, प्लस बाकी कितने सारे जीव जंतु हैं। तो इन सब का कॉमन हैबिटेट है और सब एक साथ रह रहे हैं। मतलब अ सिंगल हैबिटेट मे बी कॉमन फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ एक हैबिटेट में रह रहे हैं, दे हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। आदित्य के साथ जो लोग घर शेयर करते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट लगभग सेम है। और एक हैबिटेट में, अभी तो आपके घर में सिर्फ एक पॉपुलेशन है, मान लो आप और आपके घर में लोग रह रहे हैं, लेकिन अब आपके घर में आपका एक पेट भी रहता है, लेट्स से डॉग। आपके पास एक कैट भी है, ठीक। आपने एक
टर्टल पाल रखा है, एक एक्वेरियम है, कई फिशेस हैं और तुमने एक पैरट भी पाल रखा है, कुछ दिन बाद घर इसका ज़ू बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो इतनी प्रजातियां रह रही हैं आपके यहाँ, उन सब का हैबिटेट क्या है? आपका घर, ठीक है। वो सारे जीव जंतु आपका घर शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगभग उनकी रिक्वायरमेंट्स आपके घर में पूरी हो रही हैं। तो हैबिटेट इज़ अ शेयर्ड स्पेस। कई सारे जीव जंतु एक साथ मिलकर एक हैबिटेट, एक निवास स्थान में रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक एक्वेटिक हैबिटेट है, आपने एक तालाब देख लिया, कभी तालाब देखा है? पॉन्ड, लेक, ऐसा कुछ, वाटर बॉडी स्टैंडिंग भी होते हैं, मूविंग भी होते हैं। मान लो आपने तालाब देख लिया, ठीक है। हाँ, लेंटिक लोटिक आगे बात करेंगे। तो मान लीजिए उसमें आपने देखा फिश भी है, फ्रॉग भी है, क्रैब भी है। ये वर्ड सुना कभी पहले? फाइटोप्लैंक्टन नहीं सुना है? सुना है? क्या होते हैं? प्रोड्यूसर लेवल पे होते हैं, ठीक है। अभी इसे बात करते हैं। मैं फाइटोप्लैंक्टन से भी आता हूँ। फिलहाल मान लीजिए कि ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, और उसके थ्रू, क्लोरोफिल समझते हो ना, ये क्या कर सकते हैं? अपना सेल्फ नरिशमेंट कर सकते हैं, अपना पोषण खुद कर सकते हैं। आप में से कितने लोग अपने अंदर खाना बना सकते हैं? वी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ आप में से कितने लोग खाना बनाना जानते हैं? घर पे नहीं, अपने अंदर बॉडी में, कि खड़े हो जाएं धूप में, ऐसे खड़े होकर 2 घंटा और खाना बॉडी में खुद ही बन गया। ऐसा काम कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ पेड़ कर सकते हैं जिनके पास क्लोरोफिल है। ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ फंगस भी हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में पाए जाते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। वो कर सकते हैं एक प्रोसेस, उसका नाम आपको पता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और उसके थ्रू वो अपना खाना बना लेते हैं। बेसिकली ग्लूकोज सुना होगा आपने, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ऑक्सीजन लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, कि बनाते हैं? पानी, और इससे मिलके क्या बनता है आपका? हाँ, ये नाम सुना होगा बचपन में। यही बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, जिसको आप फिलहाल ग्लूकोज कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है? लाइफ सपोर्टिंग गैस, ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। तो खैर, ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये सनलाइट की प्रेजेंस में जनरली होता है। एक कीमोसिंथेसिस भी है जिसके लिए सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वो आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जनरली इसके लिए चाहिए हमें फोटॉन्स। नाम में क्या है? फोटोसिंथेसिस। आप फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स, लाइट एनर्जी, ठीक। और उससे अपना खाना बना रहे हैं, मतलब खाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब क्या बन गए आप? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब खाना बना रहे हैं आप, ठीक है, निर्माता बन गया खाने का, प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम और आप प्रोड्यूसर हैं? भले अब आपको कि सर फार्मर्स, हम लोग खुद ही तो ग्रो कर रहे हैं, जो फार्मर्स होते हैं। भाई हम लोग नहीं करते, हम लोग बस क्रॉप्स ग्रो कराने के लिए सूटेबल कंडीशंस बना देते हैं। अच्छी वैरायटी की सीड ले आएंगे, अच्छे फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेंगे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर लेंगे, इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे, ट्यूबवेल लगा देंगे बढ़िया। हम लोग बस कंडीशंस अच्छी बना सकते हैं जिससे कि क्रॉप की यील्ड बढ़ जाए, उत्पादकता बढ़ जाए। लेकिन खुद जो वो गेहूं की फसल तैयार हो रही है, वो गेहूं तैयार हम लोग नहीं करते हैं कि हम लोग उनके बिहाफ पे कर लें फोटोसिंथेसिस, नहीं, वो खुद ही करेगा बेचारा अपने आप। हम लोग बस बाद में उसको खच्चे से काटते हैं और खा जाते हैं। वी आर कंज्यूमर्स, ठीक। हमें एक ही काम आता है करना। क्या आता है करना? वो 3 ई याद आ रहा है? एक्सप्लोर, ढूंढिए, एक्सट्रैक्ट, बाहर निकालिए, फिर एक्सप्लॉइट करते रहिए। यही तो ह्यूमन टेंडेंसी है। दिस इज व्हाट वी डू। हमने ढूंढा कि किस प्रकार से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फिर क्रॉप्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर लगातार इंटेंसिव फार्मिंग कर करके सॉइल को निपटा देते हैं। दिस इज व्हाट वी डू, एक्सप्लोर, एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्लॉइट, ठीक। लेकिन खाना हम खुद नहीं बना रहे, हम उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, हम खुद खाते हैं, हम बनाना नहीं जानते।
तो फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली एक प्रोड्यूसर है, ये खाना बनाता है। ये कहाँ पाया जाता है? वाटर बॉडी में पाया जाता है। ठीक, अब इस पर फीड करते हैं बाकी के छोटे छोटे मछलियाँ, जू प्लैंक्टन और बड़ी मछलियाँ और उससे बड़ी मछलियाँ, इस तरह से चलता है। मतलब अलग अलग प्रजातियों का जो हैबिटेट है वो सेम होता है, इसीलिए इन सब का एड्रेस सेम हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट क्या एक हैबिटेट है, रिवर क्या है एक हैबिटेट है, एक निवास स्थान है, लेकिन इस हैबिटेट में, जंगल में कई सारे जीव जंतु एक साथ रह रहे हैं, मतलब दे आर शेयरिंग देयर हैबिटेट। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर, नोट, अ हैबिटेट ऑलवेज हैज़ लाइफ इन इट। एक हैबिटेट में हमेशा एक जीवन होगा। तुम्हारे घर में हमेशा लोग रह सकते हैं, रहे ना रहे उनकी मर्जी पर, हमेशा रह सकते हैं क्योंकि रहने लायक वहाँ पे कंडीशंस हैं। वेयर एज द एनवायरनमेंट डज नॉट नेसेसरली हैव लाइफ इन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पर्यावरण में जीवन हो, लेकिन पर्यावरण के जो निवास स्थान हैं, हैबिटेट, उसके अंदर लाइफ होगी। मतलब एक स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरनमेंट बट ऑल एनवायरनमेंट्स आर नॉट हैबिटेट्स। जितने भी निवास स्थान हैं वो सब पर्यावरण हैं, लेकिन जितना पर्यावरण है वो सारा का सारा निवास स्थान हैबिटेट नहीं है। समझ पाए? क्योंकि पर्यावरण के हर एक हिस्से में रहने लायक कंडीशंस नहीं हैं। जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ हैबिटेट्स बन जाएंगे। हैबिटेट्स अलग अलग बनेंगे। जैसे कि ये जो आपके सामने कुछ यहाँ पर लोकेशंस हैं, ये दिख रहा है, माउंटेन, ग्रासलैंड, ठंडे क्षेत्र जो है पोलर एरियाज, आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स, ठीक है, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, यहाँ हम और आप पाए जाते हैं जनरली। शहरी क्षेत्र, अर्बन एरियाज, ये हमारा हरदोई में अर्बन एरिया में पाए जाते हैं। मान लो तुम्हारा गांव में घर है तो रूरल एरिया, वो भी एक हैबिटेट है। ठीक, पानी वाला, मैरीन एरियाज। ठीक, ये सब क्या, ये अलग अलग हैबिटेट्स हैं, अलग अलग निवास स्थान हैं, और यहाँ पे अलग अलग जीव जंतु के रहने लायक अनुकूल सूटेबल कंडीशंस हैं। और ये सब किसका पार्ट है? एनवायरनमेंट का पार्ट है। ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरनमेंट। हैबिटेट समझ के क्या हो गया? किसी भी जीव जंतु का एक एड्रेस, जहाँ वो पाया जाता है, जहाँ वो रह सकता है, फिजिकल लोकेशन। ठीक, तो ये है इनका निवास स्थान या प्राकृतिक आवास या पर्यावास। समझ गए? नेक्स्ट टर्म देखिए। अब आपने जो सब्जेक्ट का नाम देखा था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी था। एनवायरनमेंट वर्ड आप समझ चुके हैं क्या है। उसके अलावा आपने कुछ वर्ड्स और समझ लिए, बायोस्फीयर जीव मंडल समझ लिए, हैबिटेट निवास स्थान, पर्यावास, प्राकृतिक आवास, ये समझ लिए। अब आप देखने जा रहे हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। अब इकोलॉजी क्या होती है? ये अब लॉजी वर्ड जहाँ जहाँ आता है वो क्या होता है? स्टडी है। देखो ये ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। जैसे आपने देखा था एनवायरनमेंट शब्द एनवायरनिया एक फ्रेंच वर्ड से आया था, वैसे ही दो अलग अलग ग्रीक वर्ड्स हैं। एक का नाम है ओइकोस और एक है लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है होम, घर या हैबिटेट, या जहाँ कोई जीव जंतु रहता है, एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जहाँ कोई जीव जंतु पाया जाता है। और लोगोस मतलब उसकी स्टडी। यहाँ आप किसकी स्टडी कर रहे हैं? होम की स्टडी, एनवायरनमेंट की स्टडी, हैबिटेट की स्टडी, या जहाँ जीव जंतु रहते हैं उसकी स्टडी। अब ये लॉजी वर्ड जहाँ जहाँ आया, चाहे वो साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशलॉजी, बायोलॉजी, हर जगह आप उनकी स्टडी कर रहे हैं उन सब चीज़ों की। ठीक है, वैसे ये इकोलॉजी क्या है? स्टडी है हैबिटेट्स की, जहाँ जीव जंतु रह के आपस में एक दूसरे पे निर्भर हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं। याद है वो इंटरेक्शन जो मैंने कहा कि गार्डन में जब आप बैठे और आपने ध्यान से देखा कि घास पे ग्रास हॉपर बैठा है, उसने घास को खाया, उसके जस्ट पीछे एक फ्रॉग था, उसने जीभ निकाली बाहर, लपक के ले लिया अंदर, ग्रास हॉपर को निपटा दिया। पीछे से एक आया, उसने निपटा दिया, और आप बैठ के इसकी स्टडी करते रहें कि यार ये इंटरेक्शंस कौन से हो रहे हैं। प्रीडेशन हो रहा है ना, एक दूसरे को खा रहे हैं। आगे बात करेंगे कि इंटरेक्शंस कौन कौन से होते हैं। कुछ लोग जो पहले पढ़े होंगे नाम सुना होगा, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म, ये सब क्या हैं? यही सब हैं इंटरेक्शंस। आगे पढ़ेंगे इंटरेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, परस्पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, आगे देखेंगे। लेकिन इन्हीं क्रियाओं की स्टडी करना जब ये हो रहे हैं, इस स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। मतलब इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब देखिए दो बायोटिक जीव हैं, लिविंग हैं आपस में। मान लीजिए ये था ग्रास और ये था ग्रास हॉपर, तो ये आपस में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं,
इसको हम कहेंगे क्या है, इनका इंटरेक्शन है, परस्पर क्रिया है, एक दूसरे पर निर्भर, डिपेंडेंसी है इनकी, ठीक। और दूसरा इंटरेक्शन एक और होता है, एक होता है बायोटिक बायोटिक, एक होता है बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, मतलब भौतिक और जीवित जैविक के बीच में। ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो जैसे मैंने कहा था ग्रास ऊपर पानी पिएगा ना, एयर इनहेल करेगा, उसको शेल्टर चाहिए रहने के लिए ना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एबायोटिक हैं। तो इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स मतलब बायोटिक, एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु है, वो किस तरह से डिपेंडेंट है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट पे, हवा पे, पानी पे, इन चीज़ों पे, उसकी स्टडी भी क्या हम कहेंगे, इकोलॉजी। तो ये दोनों इंटरेक्शंस जिस तरह के हो रहे हैं, इसकी स्टडी को कहा जाता है पारिस्थितिकी इकोलॉजी। तो इट डील्स विद द वेज इन विच ऑर्गेनिजम्स आर मोल्डेड बाय द एनवायरनमेंट एंड हाउ दे मेक यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। अब जब इंटरेक्शन करेंगे तो क्यों कर रहे हैं इंटरेक्शन, एनर्जी पाने के लिए ना। वो क्यों आप खाना क्यों खाते हो, आपको सब स्वाद लेने के लिए, चलिए वो एक सेकेंडरी चीज़ है। दूसरा क्या है, एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, आगे बात करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। जब मैंने कहा था आपको फूड चेन, एनर्जी फ्लो हो रही ना, जो एनर्जी ग्रास ने बनाई वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ग्रास हॉपर को, ग्रास हॉपर के अंदर जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हुई फ्रॉग को, स्नेक को, मान लो ऊपर से एक ईगल उड़ के आया उसको। इस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ऊर्जा बह रही है यहाँ से वहाँ। ऐसे एनर्जी फ्लोज की भी स्टडी करना, ये किस में होता है, इकोलॉजी में। अभी आप एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे आगे, जिसमें आप फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड्स सुना होगा कुछ लोगों ने जो पहले पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे। और मिनरल साइकिलिंग की बात भी होती है। बेटा देखो, ग्रोथ करने के लिए हमें कई सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये हमारे आसपास एनवायरनमेंट में है, ठीक है। पर समय समय पे ये कंज्यूम होता जा रहा है। जैसे एक प्लांट जब ग्रो करता है तो प्लांट को कई सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। आपने सुना होगा ना फर्टिलाइजर्स का नाम, एक बहुत फेमस नाम है NPK। क्या होता है NPK? तो बेसिकली क्या है, मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बेसिकली क्या है, मिनरल्स है ना, पोषक तत्व है ना। तो ये पोषक तत्व हम लोग अलग से आर्टिफिशियली डालते हैं। क्या रीज़न होता है मेन, हाई यील्ड करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा ग्रो हो, ज़्यादा खाएंगे। लेकिन ये तत्व मिनरल रिसोर्सेज ऑलरेडी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं। अर्थ क्रस्ट में कुछ पाए जाते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर, कुछ हवा में पाए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन एबंडेंट गैस है, मैक्सिमम गैस सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो मोर देन 70% गैस जो है वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन गैस चाहिए होती है प्लांट्स को। क्लोरोफिल जो बनता है उसमें उसको सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और क्लोरोफिल जब होगा तभी प्लांट अपना खाना बना पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। अब ये नाइट्रोजन प्लांट्स को कैसे मिलेगा, N2 जो हवा में पाया जाता है, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। कुछ लोग जानते होंगे, इस तरह का एक बॉन्ड होता है। केमिस्ट्री में आप लोग केमिकल बॉन्ड्स पढ़ते हैं। ये 3 लाइनें जो हैं ये ट्रिपल बॉन्ड हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स को कहते हैं, आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन इस तरह से इस गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता कौन, प्लांट। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से अगर हम लोग पानी के अंदर घुस जाएं तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसको हम कहते हैं DO, और DO लगाने वाला नहीं, हाँ, डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन। भाई फिशेस वगैरह तो उसी में से पानी से निकाल रही ना, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है एक्सट्रैक्ट करने के लिए पानी से ऑक्सीजन। गिल्स, हमारे पास लंग्स, हम नहीं कर सकते। हम एयर से एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं, हम पानी से एक्सट्रैक्ट करना नहीं जानते। एक एक्वामैन था, वो दोनों जानता होगा, मूवी नहीं देखते क्या, देखा है ना, हाँ, एक्वामैन नहीं, अच्छा बहुत पढ़ाकू लोग हो तुम, देखते नहीं, कोई बात नहीं। तो जिस तरह से हम लोग पानी से ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, उस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब कुछ अलग से ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स की हेल्प करते हैं ये काम करने में। इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स करना मतलब किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि यूजेबल हो, मतलब प्लांट्स यूज़ कर पाएँ, उसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो कुछ बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं, उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कई बैक्टीरिया होते हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको नाइट्रोजन साइकिल।
तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सब समझेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, कार्बन की आवश्यकता होती है तो CO2 को ले लेता है, हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, पानी से मिल जाता है। ठीक, इस तरह से कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है खुद प्लांट, और फिर जाके बनाता है वो अपने अंदर एक ग्लूकोज या स्टार्च। ठीक, लेकिन समय के साथ जब ये प्लांट्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, कभी आपने पेड़ की पत्ती को टूटते हुए नीचे देखा है? फिर वो कलर उसका चेंज होता है धीरे धीरे, येलोइश, ब्राउनिश, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक, और कुछ समय तक वो टिक गई वहाँ तो मैं देख ले तो खाद बन जाएगी, ह्यूमस। इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, और इसको जो डिकम्पोज करते हैं उसको हम कहते हैं डिकम्पोज़र। ठीक है, अब घटक डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज करने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस। वो खाते हैं डेड डिकेइंग मैटर को, मरी हुई चीज़ों को, अवशेष चीज़ों को खाते हैं ऐसे बैक्टीरिया और फंगस। इनको डेट्राइटिवोरस कहा जाता है। डेट्राइटिवोरस, डेट्राइटस को खाते हैं। डेट्राइटस वर्ड सुना है आपने कभी? आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। डेट्राइटस, डेड मैटर, तो कुछ भी मरा हुआ जानवर पड़ा है, मरा हुआ पेड़ पौधा पड़ा है, वो डेट्राइटस है, डेड मैटर, अवशेष है वो। उसको जो खा रहे हैं, जो उसको फीड कर रहे हैं, हाँ, जैसे आपने सुना होगा ना इंसेक्टिवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, बचपन में पढ़ा होगा, वैसे इसको खाने वाले डेट्राइटिवोरस, जो इसको खा जाएं। और अगर ये छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, तो उनको हम डिकम्पोजर्स कह देते हैं। अर्थवॉर्म जैसे बड़े हैं तो हम डेट्राइटिवोरस कह सकते हैं, बहुत छोटे हैं, दिख भी नहीं रहे हैं, डिकम्पोजर्स कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकते, आपको उसके लिए एक माइक्रोस्कोप जैसा इक्विपमेंट चाहिए, तभी आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जीव, इसी मान लो पेड़ पौधा, एक कोई पत्ता मर गया, ज़मीन पे पड़ा हुआ है, अब समय के साथ बैक्टीरिया वगैरह इस पर लगेंगे, फंगस भी लग सकते हैं। बात करेंगे बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे, फंगस कहाँ पाए जाएंगे, कौन तेज़ी से करता डिकम्पोजिशन, कौन नहीं कर पाता। इनमें से एक अच्छा डिकम्पोजर है, एक बेकार डिकम्पोजर है, उसकी बात आगे करेंगे। मान लो बैक्टीरिया लग गया इसके ऊपर, अब बैक्टीरिया धीरे धीरे खाएगा इस मरी हुई चीज़ों को, लेकिन जब वो खाएगा, इन द मीन वाइल वो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, C6H12O6, ये सब जो था, स्टार्च था, क्लोरोफिल था, इन सबको खाएगा तो फ्रैगमेंट करेगा, तोड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंसेस में, उस पदार्थ को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ेगा। जैसे मान लो C6H12O6 था, तो उसको तोड़ेगा C में, H में, O में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल था तो उसमें से नाइट्रोजन निकालेगा, सल्फर वगैरह होगा तो वो बाहर निकालेगा। अब ये चीज़ जैसे बाहर निकलेंगी, कुछ हवा में, कुछ पानी में, कुछ लैंड में मिल जाएंगी, मतलब वापस बैक टू नेचर, नेचर में वापस प्रवेश कर जाएंगे। तो उस प्लांट ने अपने पूरे लाइफ टाइम में इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया था और इससे अपने अंदर एक प्रोडक्ट बनाया था, ग्लूकोज वगैरह, या सिंथेसाइज किया था क्लोरोफिल वगैरह। लेकिन जब वो मर गया तो उसका हुआ डिकम्पोजिशन, उसको तोड़ा इन सूक्ष्म जीवों ने, और उनके अंदर जो ट्रैप्ड सब्सटेंसेस थे उसको वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, ताकि ये साइकिल पूरी हो जाए। अब ये जो चीज़ बाहर निकली है, C बाहर निकला, ऑक्सीडाइज हो गया, CO2 बन गया, ये H2O बन गया, ये O2 बन गया, ये N2 बन गया, ये सल्फ़र पानी और लैंड में वापस पहुंच गया, ताकि ये दोबारा से ये अवेलेबल है, दूसरे प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रिसाइकलिंग होती है, ये वही हुआ है। इसे हम कहते हैं, इस चीज़ को, मिनरल साइकिलिंग। अभी आप पढ़ेंगे कई सारे साइकिल्स, जैसे कि कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, और सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब साइकिल्स की स्टडी करना, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, इंटरेक्शंस कैसे कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स अपने आपस में प्लस फिजिकल एटमॉस्फेयर के साथ, इनकी स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। और इस शब्द को पहली बार बनाया था, कॉइन किया था जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने, अर्नेस्ट हैकेल, साल था 1886, 1866। तो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें स्टडी होती है हैबिटेट्स की, इंट्रैक्शंस की, जो परस्पर क्रियाएं हो रही हैं, मिनरल्स की, पोषक तत्वों की, जो इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, इन सब की कंबाइंड स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहते हैं। समझ पाए? ये जो टर्म्स, इनका इस्तेमाल बार बार आगे होगा, हर जगह होगा, जो भी आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे वहाँ भी आपको मिलेगा। तो इन टर्म्स को आप क्लियर रखिए। ये देखा कभी
अरे ये डायग्राम है, ये दिखाने के लिए। अमेज़न की फॉरेस्ट नाम कभी सुना है? ये लंग्स हैं अर्थ के। क्यों? सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं अमेज़न के जंगलों में, और वो समय के साथ ख़राब हो रहे हैं, आग लग रही है, काटे जा रहे हैं। तो जो लंग्स का मतलब क्या होता है? एयर सर्कुलेशन। तो वहाँ से जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकता है, हमारे आपके काम आ रहा है, वो समय के साथ नष्ट हो रहा है। लंग कैंसर देखा ना कभी? वैसे ही लंग कैंसर है। ये फ़ोटो एक्चुअल नहीं है, दिखाने तरीका है यहाँ पर, ठीक है, सिंबॉलिक है कि समय के साथ जो है हम लोग पेड़ पौधों को बहुत काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। ब्राज़ील में काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्राज़ील को काट के यहाँ पे कैश क्रॉप्स उगा रहा है, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग बहुत कर रहा है, जंगल काट रहा है। अब इकोलॉजी मतलब एक सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे तो उसको अलग अलग लेवल में बांटेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसके अंदर कई सारे चैप्टर्स होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे यूनिट्स होती हैं, ठीक। वैसे ही इकोलॉजी भी एक साइंस है, तो स्टडी करने के लिए इसने अलग अलग लेवल्स बना रखे हैं, अलग अलग लेवल पे स्टडी होती है। तो अब आप देखने जा रहे हैं पारिस्थितिकी के स्तर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी, ठीक। तो कौन कौन से लोग या कौन कौन से स्टेप्स इसमें आते हैं? तो स्टडी की जाती है इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब हर एक जीव जंतु को अलग अलग देखते हैं, फिर उनके पूरे ग्रुप को देखते हैं। ग्रुप मतलब जैसे हम लोग का ग्रुप बैठा है यहाँ पे, पॉपुलेशन है, हम लोग जनसंख्या है, हम लोग इंसानों की। ऐसी आपने वर्ड सुना होगा सेंसस, है? अगर ये सिर्फ सेंसस लिखा का मतलब किसका सेंसस है ये? हाँ, अभी पक्का नहीं पता है, ठीक है। जनरल वर्ड अगर सिर्फ सेंसस लिखा तो मान चलते चलो ठीक है, ह्यूमन सेंसस होगा, लेकिन हो सकता है एलिफेंट सेंसस हो, टाइगर सेंसस हो, राइनो सेंसस हो। हर जीव जंतु की अलग अलग काउंटिंग होती है भैया। जनसंख्या की जो काउंटिंग हो रही, जनगणना, जन की गणना, जनता की गणना मतलब होमो सेपियंस की गणना हो रही है, वरना सिर्फ गणना है। ये हो सकता है किसी और की गणना करने, कुत्तों की गणना करने, ठीक है ना। हाँ, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, ठीक है, ये होते रहते हैं। तो हम आप क्या हैं? पॉपुलेशन है। और मैंने एक वर्ड बताया था कम्युनिटी। एक समुदाय या कम्युनिटी मतलब इसमें यह है कि जब एक से ज़्यादा जीव जंतु प्रजाति, मोर देन वन स्पीशीज़, अलग अलग प्रजाति जब एक साथ कहीं पाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी है। अब एक कम्युनिटी वो होती है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उसको मत समझना यहाँ पर, ठीक है। इकोसिस्टम वर्ड अभी आप आगे देखने वाले हैं, ठीक है। ये क्या होता है अभी पढ़ेंगे। बायोम और बायोस्फीयर, ठीक। सबसे बड़ा लेवल होता है इकोलॉजी का पढ़ने का, वो क्या होता है? बायोस्फीयर। उसके नीचे बायोम्स, फिर इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी लेवल पे स्टडी होती है, फिर पॉपुलेशन, फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। तो सबसे छोटा जो लेवल है स्टडी का इसमें वो है इंडिविजुअल लेवल, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर जीव जंतु की स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है? एक कोई जीव जंतु क्या है? वो एक लिविंग बीइंग है, उसके अंदर जीवन है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है, ये उसके पास क्षमता है कि वो अपने आप से कई सारे कार्य कर सकता है। आपके अंदर कई सारे ऑर्गन्स हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स मेक अप एन ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर कई सारे ऑर्गन्स हैं ना, हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, अलग अलग कई सारे ऑर्गन्स हैं। इन्हीं ऑर्गन से मिलके आपका एक बना है पूरी बॉडी, और ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। लेकिन हर एक ऑर्गन का अपना रोल है, अगर एक भी ऑर्गन मेल फंक्शन होता है तो ऑर्गेनिज्म सही से काम नहीं कर सकता, ठीक। तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म एक प्लांट हो, एक एनिमल हो, एक बैक्टीरिया हो, फंगस हो, मतलब ऑर्गेनिज्म कैन बी बिग, कैन बी लार्ज, कैन बी वेरी स्मॉल, ठीक है। बड़े हो सकते हैं, सूक्ष्म हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है एक जीव जंतु बना हुआ है कई सारे ऑर्गन से मिलकर और अदर पार्ट से मिलकर, ठीक है। लिम्ब से मिलकर बना है, स्केलेटल सिस्टम से बना है, मसल्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर ऑर्गेनिज्म को भी तोड़ा जाए, देखा जाए किससे बना है, तो सबसे छोटी सिंपलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है। कई सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल से सेल्स बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन्स से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, ठीक। अब हो सकता है ये ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा हो, एक बैक्टीरिया हो, फंगस हो, उससे बड़ा हो,
एक चीटा हो, एंट हो, फ्रॉग हो, लिजर्ड हो, ह्यूमन बीइंग हो, एलिफेंट हो, कुछ भी हो। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करेगा, उसको हम कहेंगे उसकी प्रजाति, स्पीशीज। स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म उनका एक ग्रुप है, एक समूह है जिसमें सेम प्रकार के इंडिविजुअल्स हैं, सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक, जो आपस में कैपेबल हैं जीन्स एक्सचेंज करने के लिए, मतलब आपस में उनकी इंटरब्रीडिंग हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, और फिर वो अपने स्पीशीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है, जो जीन्स लेवल पर स्ट्रक्चर है वो लगभग कॉमन है, कैपेबल है आपस में जीन्स एक्सचेंज करने के लिए, ठीक। जैसे मान लीजिए एक स्पीशीज़ ह्यूमंस की है, एक स्पीशीज़ बटरफ्लाई की है, एक स्पीशीज़ इंसेक्ट्स की है, एक स्पीशीज़ रेप्टाइल्स की है, और ये जो स्पीशीज़ हैं जो कॉमन, इनके ना कॉमन फंक्शन है, कॉमन ऑर्गन्स हैं, वो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं एक दूसरे को। कई बार क्रॉस ब्रीडिंग के एग्जाम्पल्स आप लोग देखते होंगे। एक मूवी आई थी बीच में, तुम लोग मूवी कहाँ देखते हो क्या? बेकार पिटी मूवी देखते हो मेरा। तो ये लाइगर वर्ड का मतलब क्या समझते हो बेसिकली? हाँ, लायन प्लस टाइगर, ये वर्ड सुना है कभी? मान लीजिए एक लाइगर, एक टाइगर है और एक लायन है, ये अलग प्रजाति है स्पीशीज़, और ये अलग प्रजाति है, अलग स्पीशीज़ हैं। जनरली जो ब्रीडिंग होती है, रिप्रोडक्शन, वो विद इन द स्पीशीज़ होती है। हाँ, जनरली क्रॉस ब्रीडिंग बहुत अच्छी नहीं रहती क्योंकि वो आगे तक एक्सटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि जो नई क्रॉस ब्रीडिंग मतलब अलग अलग स्पीशीज़ को, प्रजातियों में आपस में ब्रीडिंग करवाना, रिप्रोडक्शन करवाना। लेकिन हो सकता है जो अब नई ब्रीड आ गई, क्रॉस ब्रीड, वो शायद आगे जाके इनफर्टाइल हो जाए, मतलब अपने जैसे और पैदा ना कर पाए, ठीक, स्टेराइल हो जाए, इम्पोर्टेंट हो जाए, जनरली ऐसा होता है। तो अब ये जो वर्ड आप यहाँ पे लाइगर देख रहे हैं, इसमें क्या है, जो ये एल है, ये एल किसका है? लायन का है, और लायन है मेल यहाँ पर। मतलब जब मेल लायन, मेल है लायन प्लस फीमेल जो है वो टाइगर हो, मेल लायन है और फीमेल टाइगर है, जब इनकी ब्रीडिंग कराई जाए तो जो क्रॉस ब्रीड पैदा होता है उसको हम कहते हैं लाइगर। यहाँ आप जो टियोन या टायोन देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पर जो मेल है वो कौन है? मेल जो है वो टाइगर है, और जो फीमेल है वो कौन है? लायन है। मतलब टाइगर और लायनेस का जब ब्रीडिंग हो तो ये भाई साहब क्रॉस ब्रीड पैदा होते हैं। कभी गूगल पे अगर सर्च करना है कि बहुत अच्छे अच्छे चेहरे दिखेंगे आपको, ज़्यादा क्यूट लगेंगे देखने में, ख़तरनाक भी लगेंगे, कुछ बहुत बड़े साइज़ के भी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की अच्छी कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर आ जाती है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, वो आगे फर्दर अपने ऐसे और ब्रीड नहीं तैयार कर पाते, ठीक है। तो इसलिए ब्रीडिंग जो होती है वो विद इन द स्पीशीज़ हमेशा सक्सेसफुल होती है। जैसे हमारी एक ब्रीड है होमो सेपियंस, हमारी प्रजाति है होमो सेपियंस, ठीक। अब ये स्पीशीज़ का एक ग्रुप ले लें, इसको हम कहते हैं इनकी पॉपुलेशन, जनसंख्या एक तरह से आसान शब्दों में। तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या है? इट्स द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़। एक ही प्रजाति की कई सारे जीव जंतुओं को अगर आप ले लें एक साथ, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग क्या हैं? पॉपुलेशन है। अगर अकेले किसी एक की बात मैं करूँ तो हम लोग क्या हैं? इंडिविजुअल हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया पॉपुलेशन। मैंने बताया था आपको कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी में क्या होता है? जब किसी एक जगह पर अलग अलग स्पीशीज़ के पॉपुलेशंस एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। कुछ होमो सेपियंस हैं, कुछ डॉग्स हैं, कुछ कैट्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ लिजर्ड्स हैं, ये एक साथ इस जगह रह रहे हैं, तो उस एरिया को हम कहेंगे कम्युनिटी। अब बताओ मुझे एक चीज़ आसान शब्दों में बताओ। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको इंट्रैक्शंस के बारे में शॉर्ट में, कि आपस में कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, परस्पर क्रियाएँ होती हैं, जो उसको खाते पीते हैं। इंट्रैक्शन कहाँ होगा? कम्युनिटी में या पॉपुलेशन में? इंट्रैक्शन कहाँ होगा? पॉपुलेशन में या कम्युनिटी में? है? क्या हम एक दूसरे को खा सकते हैं यहाँ पर?
खुद सोचो। अब कहो सर मतलब नरभक्षी खा जाएंगे हम, हैं वैम्पायर वगैरह हैं तो अलग बात है। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ आप सब लोग होमो सेपियंस हैं और फिलहाल मैन ईटर नहीं बने हो। तो ऐसे केस में जो इंट्रैक्शंस होते हैं विद इन द स्पीशीज़ इस तरह से नहीं होते, वो हमेशा इंटर स्पीशीज़ होते हैं। ग्रास हॉपर कोई नहीं खा जाता, ठीक, वो ग्रास को खाएगा। फ्रॉग को नहीं निपटाएगा, वो ग्रास हॉपर को खाएगा। लाइकवाइज इस तरह से ये चीज़ चलती रहती है। तो इंटरेक्शंस कहाँ होंगे हमेशा? कम्युनिटी। हमें आपको रहने के लिए कम्युनिटी बहुत ज़रूरत है। अब मान लो सिर्फ एक जगह हम और आप ही पाए जाएंगे, मतलब वहाँ पे कोई फूड क्रॉप्स नहीं। भाई फूड क्रॉप्स जो आप खाते हैं, चावल खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, ये सब क्या है? ये अलग स्पीशीज़ है ना, हम इनको सेवन करते हैं, खाते हैं इनको, मतलब इंटरेक्शन कर रहे हैं इनके साथ। एग खाते हो, चिकन मीट बाकी जो जो चीज़ें खाने लायक हो सकती हैं खाते हो। तो ये सब क्या है? इंटरेक्शन तो हैं। हम अपने आप को नहीं खा सकते, हमें बाकी चीज़ें चाहिए, उन पर डिपेंडेंट हैं हम। चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हों, वो भी तो प्रजाति है। अगर तुम कद्दू खा रहे हो, कटहल खा रहे हो, आम खा रहे हो, वो भी क्या है? स्पीशीज़ हैं, प्रजाति हैं। अल्फांसो मैंगो खा रहे हो, वो भी तो क्या है? स्पीशीज़ है। GI टैग वाला तो क्या वो है तो स्पीशीज़ ही, ठीक है ना, खाओगे ना उसको। मतलब जीवित रहने के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज़, प्रजाति के जो लोग होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीशीज़। एक प्रजाति के लोग या जीव जंतु दूसरे प्रजाति पर निर्भर करते हैं अपने जीवन के लिए, ठीक, क्योंकि वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स रिक्वायर प्लांट्स फॉर फूड, ठीक, एंड एनिमल रिक्वायर ट्रीज फॉर शेल्टर। कोई छोटा मोटा जानवर ले लीजिए, गिलहरी, देखा कभी स्क्वायरल को पेड़ पे? वहीं पेड़ को खाएगी पिएगी, मतलब पेड़ के सामान को खाएगी जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट हैं, लीव्स हैं। और कहाँ रहती है? घर में आपके, उसी के अंदर रहती है अपना बिल बनाकर। तो शेल्टर मतलब आश्रय भी उसको मिल रहा है और खाना भी मिल रहा है। प्लांट्स की को भी आवश्यकता होती कई बार एनिमल्स की, क्यों चाहिए होगी? इसका मतलब समझते हो क्या? क्या होता है ये पॉलिनेशन? हाँ, प्लांट के पास पोलन ग्रेन्स होती हैं, ठीक है। तो अब इसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचाना होता है। पेड़ खुद चल के नहीं जा सकता, लोकोमोशन नहीं होता उनके पास, ठीक है, वो स्टेशनरी होते हैं। हम और आप जा सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन अब उनको कुछ चाहिए एजेंट्स जो उनके बिहाफ पे वो चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। तो मान लो किसी पेड़ पौधे पे बटरफ्लाई बैठी, उसकी जो पोलन ग्रेन्स थी वो चिपक गई बटरफ्लाई की विंग से। अब वो बटरफ्लाई वापस उड़ के किसी और पेड़ पौधे पे सेम स्पीशीज से बैठ गई, वो पोलन ग्रेन्स वहाँ ड्रॉप हो गई, वो पहुँच गई वहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तक, और वहाँ पे पोलन ग्रेन्स का फ्यूजन हो गया, रिप्रोडक्शन शुरू हो गया, दूसरा फेज शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन कराने के लिए, सीड्स को डिस्पर्स कराने के लिए, प्लांट के बीज होते हैं, उन बीज को फैलाना है। फैलाने के लिए हवा भी है, पानी भी है, और ये जानवर भी है। कोई जानवर किसी पेड़ को खाने गया, उसके बीज से चिपक उपक गया फर में, भाग के कहीं और गया, वहाँ कहीं और गिर गया, कहीं और सीड गिर गया। अब सीड का क्या होगा? वर्ड सुना होगा आपने पहले बचपन में, जर्मिनेशन सुना है? अरे कभी वो एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, वो एक छोटा सा चने का दाना लिया होगा, कॉटन में रख के कुछ दिन तक पानी डाला होगा, उसको वेट रखा होगा, फिर उसमें से क्या निकला? अंकुरित चने खाते हैं कुछ लोग यहाँ पर सुबह सुबह, वो क्या है? जर्मिनेटेड सीड से तो खा रहे हो, ठीक। और उसके साथ साथ प्लांट्स को चाहिए होते हैं सूक्ष्म जीव भी, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट को चाहिए केचुआ जैसी चीज़ें। कभी देखा है अर्थवॉर्म को? क्या फ़ायदा होता है अर्थवॉर्म का, केचुए का? हाँ, टिलिंग करता है वो सॉइल की। जब वो जैसे चलेगा ऊपर नीचे, तो मिट्टी को ऊपर नीचे करेगा ना बेटा, एरेशन बनाता है। घर में कुछ किसी को यहाँ पे वो शौक़ है क्या गार्डनिंग करने का, या कभी माली आप क्या काम कर रहा हो, कभी आपने देखा हो, तो वो कई बार लेके नहीं टिलिंग करता है। ऐसे क्यों करते हैं? डिजाइन बनाने के लिए पैसे ऐसे। हाँ, मिट्टी जो होती है बेटा, कई बार जब पानी डालते हैं ऊपर से जब पैक हो जाती, तो रूट्स तक कई चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा होता वहाँ तक। तो जब उसको आप खोद देते हैं तो सॉइल में आराम से क्या पहुँच जाती है? हवा के अंदर क्या है? ऑक्सीजन वगैरह है, तो नीचे तक पहुँच जाती है। यही काम नेचुरली कुछ कीड़े भी करते हैं, जो सॉइल में हो, लगातार मूव कर रहे हैं सॉइल में, तो सॉइल को अंदर से हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, एयर पॉकेट्स बन रहे हैं, उसमें अंदर एयर ऑक्सीजन चली जा रही है।
एरेशन, हवा तक वहाँ तक पहुँच जा रही है। बिल्कुल यही रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर नीचे और क्या रह रहे हैं, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे रह रहा है बेटा, उसको भी जीवित रहने के लिए हवा चाहिए। ठीक, अभी आपसे मैंने बात की थी कि एक बैक्टीरिया होता है, इसका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स कर देना। ठीक, अब मान लो एक पौधा है लेगुमिनस प्लांट, यही चने का पौधा मान लो, आगे पढ़ेंगे लेगुमिनस प्लांट के बारे में। चने के पौधे के जो रूट्स होते हैं, उसके रूट के अंदर, या मटर के पौधे के जो रूट्स होते हैं, जड़ें, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, राइजोबियम। अब राइजोबियम जो नीचे है, उसका काम है कि वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा एक ऐसे सब्सटेंस में। हाँ, अभी आप बताना, अमोनिया में कौन करता है फिर? अब ये बताओ कि एमोनिया में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, तो फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट करता है, फिर नाइट्रिफिकेशन कौन करता है, फिर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कौन करता है, फिर नाइट्रेट्स को वापस N2 में कौन कन्वर्ट करता है? एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं फिक्स करके। फिक्सेशन जब होता है तो N2 को NH3 रिडक्शन होता है, रिडक्शन बैक्टीरिया होता है। एक वर्ड सुना होगा, आगे पढ़ाऊंगा कभी, केमिस्ट्री में पढ़ा, रिडॉक्स रिएक्शन। एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। किसी भी चीज़ में जब ऑक्सीजन आकर भिड़ जाए और जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और कहीं अगर हाइड्रोजन आके चला जाए। तो अब एक बात बताओ, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा फिलहाल, आगे समझेंगे। N2 था ये नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन आके चिपक जाए H और बना ले एक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं एमोनिया NH3, समझ पा रहे हो क्यों NH3? क्योंकि N इस तरह से था, मान लो ये बॉन्ड टूटा तो N के पास अभी ये 3 जगह खाली ना, कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बाद में, तो अब ये 3 जगह खाली हो गई ना N के हटते ही, अभी 3 जगह पे 3 H लग गए आकर, NH3 एमोनिया बन गया। तो अब N2 कन्वर्ट हो गया NH3 में, ये नाइट्रोजन है, ये एमोनिया है, लेकिन क्या जुड़ा, अगर एक N गया, 2 N थे ना N2, तो 3 हाइड्रोजन आ गए। और मैंने कहा कि जब किसी चीज़ में हाइड्रोजन जुड़ जाए, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है उससे। तो यहाँ पर N2 रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया किसमें, एमोनिया में। तो राइजोबियम जो है वो एक रिड्यूसिंग का काम करता है, इसने रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन का काम किया है। आगे बात करेंगे इसकी नाइट्रोजन साइकिल में, और फिर बात करेंगे जो आपने कहा कि सर वो नाइट्रोसोमोनस जो होते हैं, नाइट्रोकॉकस होते हैं, उनका क्या काम है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं 2-2 बार, वो N के अंदर H3 को हटाकर उसके अंदर ऑक्सीजन को ठूसना जानते हैं, नाइट्राइट्स बनाना जानते हैं। नाइट्राइट्स मतलब ये, पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, ये NO2 माइनस, नाइट्रेट्स मतलब ये NO3 माइनस, रेडिकल्स होते हैं, आगे बात करेंगे इनके बारे में। तो O2 आ गया ना, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जोड़े मतलब क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज। तो ऐसा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन डालना जानता, वो एक अलग टाइप का बैक्टीरिया है। यहाँ एक और बैक्टीरिया है जो ज़्यादा ऑक्सीजन डालना जानता है, और एक बैक्टीरिया जो इसके अंदर हाइड्रोजन डालना जानता है। और ये तीनों फॉर्म्स NO2 माइनस, NO3 माइनस मतलब नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और एमोनिया, ये तीनों वो सब्सटेंसेस हैं जिनको पेड़ पौधा एब्जॉर्ब करना जानता है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो सिर्फ एमोनिया एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तभी देखो इसके अंदर यूरिया फर्टिलाइजर डाला जाता है। नाम तो ना यूरिया, क्या होता है यूरिया के अंदर, यही तो एमोनिया होता है, समझ पा रहे हो। क्योंकि ऐसे पेड़ पौधों को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा मात्रा में एमोनिया। तो कुछ पेड़ पौधे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना जानते हैं, सोखना जानते हैं एमोनिया के फॉर्म में। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं मज़ा आता, उनको कुछ और चाहिए, तो उनको दूसरे बैक्टीरिया नाइट्रेट्स फॉर्म में N को एब्जॉर्ब करवा देते हैं। कुछ को इसमें मज़ा भी नहीं आता, उन पेड़ पौधों को ये चाहिए होता है, तो कुछ बैक्टीरिया उनको नाइट्रेट्स देते हैं। अब किसी को पानी पसंद, किसी को कोल्ड ड्रिंक, किसी को और ड्रिंक पसंद है, अब जो अवेलेबल करवा दे उसका काम हो जाए उसके साथ। तो वही है, एक पेड़ पौधे को ये चाहिए ग्रो करने के लिए, एक को ये चाहिए, एक को ये चाहिए ग्रो करने के लिए। लेकिन पेड़ पौधों को सीधे ये नहीं चाहिए, इसको एब्जॉर्ब करना पेड़ पौधे नहीं जानते। ये होता है नेचुरल फिक्सेशन, नेचर और बैक्टीरिया खुद फिक्स कर रहे हैं। एक होता है आर्टिफिशियल फिक्सेशन जो हम लोग करते हैं,
जो आप पढ़ते हैं ना फर्टिलाइजर्स के बारे में, उसमें बेसिकली हम लोग यही सब प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर करते हैं। यूरिया क्या है? लैब में प्रिपेयर की हुई अमोनिया, यही तो है। तो नेचर खुद देता है, लेकिन जो नेचर देता है ना वो सस्टेनेबल अमाउंट होता है। थोड़ा हम हैं बहुत ज़्यादा, हमें चाहिए बहुत सारा खाना, तो हमें चाहिए बहुत सारी यील्ड उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स जो कि यील्ड को बढ़ा दें, उत्पादकता को बढ़ा दें, इसलिए भर भर के ये सब चीज़ डाली जाती है। ठीक, वरना नेचर अपने आप पेड़ पौधों को ये सब चीज़ देता है। तो कम्युनिटी में सब काम हो रहे हैं बेटा, क्योंकि एक कम्युनिटी है, एक ज़मीन है, पौधा लगा है, उस पौधे के अंदर नीचे बैक्टीरिया हैं और बैक्टीरिया पौधे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दोनों का फ़ायदा है, क्योंकि जो बैक्टीरिया लगा है पौधे के पास वो पौधे से खाने को सोखता है, क्योंकि वो रूट्स में लगा हुआ है, और इन रिटर्न ये बैक्टीरिया पौधे को देता है अमोनिया, लो तुम ग्रो करो। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? और इसके साथ साथ इस बैक्टीरिया को हवा भी तो चाहिए, तो उसमें हेल्प कौन करता है? ये अर्थवॉर्म जैसी चीज़ें। और समय समय पे जो खुरपी लेके बैठ जाते हैं हम लोग या किसान, टिलिंग ऑफ द सॉइल करना। ठीक है, अब ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे अलग अलग जीव जंतु रहते हैं एक साथ, इनका नामांकन किया जाता है, नोमेनक्लेचर होता है, नाम रखना। जैसे आप सबका एक एक नाम है, वैसे कम्युनिटीज़ का भी नाम होता है, और नाम रखने का एक फॉर्मूला है इकोलॉजी में। कम्युनिटीज़ आर जनरली नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट इन दैट कम्युनिटी। मान लो कि बड़ा सा एरिया है, यहाँ पे कई सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। एक स्पीशीज़ ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है और एक एफ है। जो एफ स्पीशीज़ है वो प्लांट है बेसिकली, मतलब वो प्रोड्यूसर्स हैं। क्या है वो? प्रोड्यूसर्स है। और बाकी सब कुछ इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, बाकी जीव जंतु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कार्निवोर एनिमल्स हैं। ठीक है, अब इस पूरे एरिया में अलग अलग प्रजाति रह रही है, इसको क्या बोलोगे? कम्युनिटी, समुदाय। अब इस समुदाय में जो डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज़ है, पेड़ पौधे भी हो सकता है कई अलग अलग प्रजाति के हों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पेड़ पौधा होगा उसके नाम पे पड़ेगा इस एरिया का नाम। ग्रासलैंड एक कम्युनिटी है क्योंकि वहाँ ग्रास ज़्यादा पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट एक कम्युनिटी की, वहाँ पे वर्षावन फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, तो ग्रासलैंड एरिया जो होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है ग्रासलैंड एरिया? जो लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं, हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है कि नहीं है? अरे अच्छी मात्रा में है, अभी दिखाते तुमको नीचे कहाँ है। ये सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मैक्सिमम इंडिया उसमें आता है। ठीक है ना, अब इस पे आएंगे जब आपको पढ़ाएंगे बायोम्स के बारे में। तो ग्रासलैंड एक जगह है जहाँ पे ज़्यादा क्या पाई जाती है? घासें, ग्रासेस। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ घास पाई जाती है, वहाँ बाकी पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं है। बहुसंख्या में कौन है? मेजॉरिटी में कौन है? ग्रासेस। तो नाम क्या दे दिया? ग्रासलैंड। अरे वहाँ पे बाकी के भी जानवर हैं, उनके नाम पर रखा नहीं जाएगा, लेकिन नाम करने के लिए पहले प्लांट स्पीशीज़ को देखेंगे जो क्या हो, मेजॉरिटी में हो, बहुसंख्या में हो, डोमिनेंट हो, ज़्यादा हो, उसके नाम पे उस कम्युनिटी का नाम रख दिया जाएगा। तो ग्रासलैंड कम्युनिटी, मान लीजिए कम्युनिटी का नाम ग्रासलैंड है क्योंकि यहाँ पे घास बहुत पाई जाती है। क्यों? डोमिनेशन किसका है? ग्रासेस का है। यहाँ पे और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे झाड़ सब होगा, लेकिन इनके अलावा एनिमल्स भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, सूक्ष्मजीव भी होंगे, लेकिन फिर भी इनके नाम पे नामांकन नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लांट स्पीशीज़ है, पौधे की जो प्रजाति है, उसके नाम पे नाम पड़ेगा। तो ग्रासलैंड में ग्रास ज़्यादा पाई जाती हैं। ग्रास मतलब सिर्फ ग्रास ही नहीं होता, छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं जो बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। अगर यही पेड़ बहुत पास आ जाएं और इनके ऊपर का जो क्राउन वाला एरिया है, क्राउन समझते हो क्या होता है? अरे ये पेड़ है, ये दिख रहा है, ये कैंट गए हो लखनऊ कैंट, वहाँ पे पेड़ ऐसे बना लेते हैं, इसे कैनोपी कहते हैं। एक कैनोपी कोई प्रचार वाली होती है, वो अलग कैनोपी है। एक कैनोपी जब आप रास्ते में जा रहे हैं, इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, और पेड़ इतने बड़े हो गए हैं क्योंकि आपस में ब्रांचेज ऐसे टच कर रही हैं और एक कॉमन शेड बना रही हैं, इसको कैनोपी कहा जाता है। और पेड़ के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं क्राउन वाला एरिया। तो
ग्रास लैंड में ऐसे कैनोपीज नहीं हो पाते, पेड़ पौधे हैं दूर दूर हैं। अब यहाँ देखो अपने आसपास पेड़ पौधे हैं दूर दूर हैं, इनफैक्ट पहले जंगल थे, हमने निपटा दिए, बात अलग है। लेकिन ग्रास लैंड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ घासें होंगी, ग्रास भी होंगी, पेड़ पौधे भी होंगे, पर ग्रास ज़्यादा है, मतलब श्रब्स, ये कटीली जो घासें हैं ये सब ज़्यादा होंगी। ठीक, अब आइए इकोसिस्टम पे। ये जो आपने लेवल्स पढ़े थे अभी, आपने देखा इंडिविजुअल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म समझ लिया आपने, उसके बाद आपने देखा पॉपुलेशन, कम्युनिटी, अब इकोसिस्टम। ये सब क्या है, लेवल हैं किसके, इकोलॉजी के। इकोलॉजी को पढ़ने के लिए अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं, अलग अलग चरण बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो है वो है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं इसको, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अब ये क्या होता है, किसी को पता हो तो बताइए। अभी आपने कम्युनिटी, ये आपने बहुत अच्छा बताया, कम्युनिटी आपने देखी थी अभी, ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल सही तुम्हारी, ठीक। अब ये एक एरिया है बड़ा सा, जैसे यही मान लो, ये दिख रहा है, यहाँ पे देखिए अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, अलग अलग जानवर हैं, सनलाइट भी है, मतलब बायोटिक चीज़ें भी हैं जिनके अंदर लाइफ है, प्लस भौतिक चीज़ें भी हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं है, मतलब पेड़ पौधे नहीं, ये रॉक, ये पानी, हवा, सनलाइट, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फिजिकल हैं, भौतिक हैं, बाकी सब क्या हैं, अलग अलग बायोटिक चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग जीव जंतु एक साथ पाए जा रहे हैं यहाँ पर, दिख रहा है। पानी देखो, बैक्टीरिया भी है, प्रोटोजोन, प्लैंकटन, एल्गी, फंगस, ठीक है, टर्माइट्स, स्नेक्स, स्नेल, मरे हुए पेड़ पौधे, रॉटिंग लॉग, ये सब भी पड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो इसको। अब ये क्या बन गई, एक कम्युनिटी। अब यहाँ पे अलग अलग बायोटिक ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, प्लस डिपेंड करेंगे अपने आसपास के फिजिकल चीज़ों पे भी, पानी पे, हवा पे, लैंड पे। तो ये जो इंटरेक्शंस हो रहा है, जहाँ ये लाइव इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उस एरिया को इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इकोसिस्टम। जहाँ ये फंक्शंस, ये कार्य हो रहे हों, क्या कार्य हो रहे हों, बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा हो और बायोटिक ए बायोटिक इंटरेक्शन इस समय हो रहा हो, उसको हम कहेंगे ये क्या है, एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो सकता है, पूरा एरिया, ये पूरा क्षेत्र जो है अपने आप में इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम बहुत छोटा हो सकता है, एक पेड़ अपने आप में इकोसिस्टम है, ठीक। एक ये देखो, ये एक ट्री है, ये अपने आप में इकोसिस्टम है, क्योंकि इस पेड़ में बहुत प्रकार के ये इंटरेक्शंस हो रहे होंगे। पहली बार ये पेड़ खुद डिपेंडेंट है किस पे, सनलाइट पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे, पानी वानी चाहिए इसको ताकि अपना खाना बना सके, ठीक। इस पेड़ के अंदर कई सारे जीव जंतु रह रहे होंगे, कुछ सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे, गिलहरी रह रही होगी, बर्ड्स रह रहे होंगे, रेप्टाइल्स रह रहे होंगे, एक दूसरे को खा पी रहे होंगे, ठीक। मान लो ये पेड़, यहाँ पे छोटे छोटे गौरैया रहती है, देखा है, स्पैरो, ऊपर से एक उड़ता हुआ हॉक आया, बाज की नज़र अच्छी होती है, मैंने कहते चीते की चाल, बाज की नज़र, और संदेह नहीं करते, ठीक है, कहीं से भी खा सकता है आकर। तो मान लो ऊपर से बाज आया, कहा अरे वाह गौरैया है, बढ़िया लग रहा है, उठा खा लिया, थोड़ी देर बैठा, खाया, निकल लिया। फिर यहाँ पे गौरैया के अंडे भी थे, सांप आया, अरे वाह अंडे, लाओ निपटा दें। गिलहरी है, यहीं के पेड़ पौधे को खा रही है, पत्तियाँ खा रही है। कुछ छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चींटियाँ एक दूसरे को खा रहे हैं। पेड़ सॉइल से पोषक तत्व ले रहा है, यही नाइट्रोजन फिक्सिंग वगैरह हो रही है, वो सब ले रहा है, पानी ले रहा है अपने रूट्स के थ्रू, हवा ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट को ले रहा है। ये सारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं ना इस पेड़ के अंदर, बायोटिक भी हो रहा है और बायोटिक एबायोटिक भी तो हो रहा है। तो जहाँ ये इंटरेक्शंस होना शुरू हो जाए एक साथ, उस सिस्टम में बेटा फंक्शंस एक्टिव हो गए, फंक्शनल सिस्टम हो गया। एक सिस्टम जो काम कर रहा है, फंक्शनल है, एक होता है मैल फंक्शन, डिसफंक्शन, और फंक्शनल, काम चल रहा है, काम चालू है। काम चालू कौन सा, ये इंटरेक्शन, परस्पर क्रियाएं हो रही हैं। इस सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ये बहुत बड़ा हो सकता है, पूरे एरिया को तुम इकोसिस्टम कह सकते हो, इस पानी को इकोसिस्टम कह सकते हो, इस पेड़ को कह सकते हो। मान लो यहाँ पे एक काऊ डंग पड़ा है, गोबर, वो भी अपने आप में इकोसिस्टम है। कभी देखा है कैसे हो सकता है इकोसिस्टम, वो किस प्रकार से,
मान लो तुम गए, तुमने रास्ते में देखा हल्का सा पैर लग गया, रे यार शिट, ठीक है। हाँ, तो अब वो जो काऊ डंग है, एज्यूम करो, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है ना। वो हाय, वो वाला जो डायलॉग होता है अमिताभ बच्चन का था ना, लाल बादशाह में था, मूवी कहाँ देखते हो तुम, छोड़ो। काऊ डंग जो होता है, ऐसे नहीं करूँगा, चलो जो काऊ डंग है, जो भी है, एज्यूम कर लो तैर रहा है यहाँ, फ्लोटिंग है, ठीक है। अब उसके ऊपर बैक्टीरिया फंगस कीड़े लगेंगे नहीं लगेंगे? लगेंगे। पानी गिर रहा हो कहीं ना कहीं, तो पानी भी लीक होके आ रहा होगा, हवा तो ऊपर है ही, मतलब काऊ डंग एक तरह का मैन्योर बन गया, खाद टाइप बन गया, उस पर कीड़े मकोड़े हैं, वॉर्म्स हैं, ठीक है, चींटियाँ खाने आ रही हैं उसको। अब जब कीड़े मकोड़े यहाँ पनप रहे हैं, क्योंकि उनको मिट्टी मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, इंट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अब ऊपर से चिड़िया ने देखा, कौवे ने देखा, अरे वाह खाना है नीचे भोजन, उसको लगा कि आओ चलो जाएं खाएं, तो वहाँ वो सिस्टम डेवलप हो गया जहाँ पे इंट्रैक्शन होना शुरू हो गया। तो छोटा सा काऊ डंग भी क्या बन सकता है, इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ पे इंट्रैक्शन, परस्पर क्रियाएं होना शुरू हो गई हैं, बायोटिक बायोटिक और बायोटिक ए बायोटिक। तो जहाँ ये क्रियाएं होना शुरू हो जाए, फंक्शन शुरू हो जाए, इंजन स्टार्ट हो जाए, उसको कहेंगे इकोसिस्टम बन चुका है, ठीक। और इकोसिस्टम में जो सिस्टम पूरा है वो हर एक स्पीशीज़ पे डिपेंडेंट है। एक भी स्पीशीज़ बाहर, इकोसिस्टम कोलैप्स करेगा, ख़राब हो जाएगा। और इकोसिस्टम ख़राब, एनवायरनमेंट ख़राब, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर कम्युनिटी में स्पीशीज़ घट रही हैं तो एक स्पीशीज़ से बेटा कई स्पीशीज़ डिपेंड करती हैं। अगर ग्रास ऑपर ख़त्म हो जाएगा तो फ्रॉग किसको खाएगा, और फ्रॉग जब खाने नहीं मिलेगा तो फिर फ्रॉग को खाने वाला किसको खाएगा, और उसको खाने वाला किसको खाएगा। इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज़ का अपना महत्व है। तो अगर आपको एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है तो पहले इकोसिस्टम को देखो कि कौन सा इकोसिस्टम है, फिर चेक करो यहाँ पर कौन सी स्पीशीज़ की स्टोन स्पीशीज़, आगे बताएंगे की स्टोन स्पीशीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन सी है जिस पे पूरा डिपेंडेंसी है। अगर आप उस मेन प्रजाति को कंजर्व कर लोगे, पूरा इकोसिस्टम कंजर्व हो जाएगा, पूरा पर्यावरण कंजर्व हो जाएगा। इन सीटू कंजर्वेशन नाम सुना होगा कभी, आगे बात करेंगे इसमें। समझ में आया। तो इकोसिस्टम में कम्युनिटी है, कई सारे आबादी, मतलब कई सारे बायोटिक जीव एक साथ रह रहे हैं जो अलग अलग प्रजाति के हैं, और उसके साथ साथ आपस का फिजिकल एनवायरनमेंट भी है, मतलब हवा भी है, पानी भी है, सनलाइट भी है, पोषक तत्व भी हैं, ये सब चीज़ हैं। और ये सब चीज़ें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। इंटरेक्ट मतलब वही एक दूसरे को खा रही हैं, पी रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे, परस्पर क्रियाएँ हो रही हैं। तो इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ है, और जब लाइफ है और वापस में सब लोग वहाँ पे इंटरेक्ट करना शुरू कर दें, मतलब फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर में कई सारे हैबिटेट्स होंगे, उन हैबिटेट्स में जहाँ जहाँ ये इंटरेक्शंस हो रहे होंगे उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। तो जहाँ ये इंटरेक्शंस हो रहे होंगे वहाँ पे अलग अलग जीव जंतु होंगे। तो जीव जंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं प्रोड्यूसर, जो खुद उत्पादन करना जानते हैं, कंज्यूमर जो खाना जानते हैं, उपभोक्ता, और फिर बाद में सूक्ष्म जीव, अब घटक जो बाद में इनको डिकम्पोज करते हैं, मतलब इनको जब ये मर जाते हैं, डेड डिकेइंग मैटर, इनके अंदर जो चीज़ें ट्रैप्ड हैं उनको बाहर निकालते हैं, एटमॉस्फेयर में से मिक्स कर देते हैं। जैसे प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधे हो गए, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता जो उनको खाएंगे। मान लो डियर, डियर किसको खाएगा, पेड़ पौधों को खाएगा। और कल को जब ये पेड़ पौधे और डियर मर जाएंगे, इनको कौन निपटाएगा। हाँ, अब इनका अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, इनके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर था उस पर बैक्टीरिया फंगस लगेगा, उसको खाएगा, फिर उसके अंदर जो भी कंपाउंड्स थे, एलिमेंट्स थे, उनको बाहर निकालेगा, पानी में, सॉइल में, एटमॉस्फेयर में मिक्स कर देगा, ताकि साइकिल पूरा हो जाए, बाकी जीव जंतु उसको वापस एक्वायर कर लें। रिसाइकलिंग होती है ना, ये वही मिनरल साइकिलिंग हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे हो रही हैं उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो एवरीथिंग दैट लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीशीज एंड एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो पानी खत्म, पानी में मान लो ऑक्सीजन खत्म हो जाए, मान लो ये एक इकोसिस्टम है, ये दिख रहा तालाब, ये इकोसिस्टम है। हाँ, अब इसके अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन थी, जिसको हम कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, समय के साथ मान लो ये कम हो जाए, क्योंकि कूड़ा ज़्यादा आ गया है यहाँ पर, आगे बात करेंगे कैसे कम हो सकती है। घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, अभी बताऊंगा लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। तो इससे क्या होगा, एक भी चीज़ अगर खत्म हुई या कम हुई तो उसका प्रभाव पूरे सिस्टम पड़ेगा नहीं पड़ेगा।
पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसलिए लिखा है कि एवरीथिंग, जो भी चीज़ जिंदा है इकोसिस्टम में, वो डिपेंडेंट है प्रजातियों पे भी, प्लस बाकी के एलिमेंट्स, मतलब यही हवा, पानी, ऑक्सीजन, इन सब पे डिपेंडेंट है। किसी भी चीज़ में कमी अगर आई तो प्रभाव पूरे सिस्टम पे पड़ेगा, और फिर प्रभाव पड़ेगा आपके इन्वायरमेंट पे। फिर कुछ प्रजातियाँ मरना शुरू हो जाएंगी, खतरे में आएंगी, पहले वल्नरेबल होंगी, एंडेंजर्ड होंगी, फिर विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम